प्रिय विद्यार्थियों, बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज में एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इस वीडियो में हमने पुरानी क्लास में जो कैपिटल मार्केट पढ़ा था उससे आगे मनी मार्केट के बारे में जानेंगे और मनी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से कैपिटल मार्केट के बारे में हमने काफी सारी चीजें जानी थी, समझी थी, उसी तरीके से हम इसमें भी बेसिक टू एडवांस के लिए चीजें समझेंगे। हालांकि मनी मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें कुछ नहीं है जिस तरीके से कैपिटल मार्केट में थी, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और दूसरी तरीके से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका रेगुलेटर आरबीआई है और चूंकि हमारे बैंकिंग में आरबीआई सबसे मोस्ट सुप्रीम अथॉरिटी है, इसलिए मनी मार्केट का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। तो मनी मार्केट क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड होते हैं। जैसे कैपिटल मार्केट में आपके डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स ट्रेड होते थे, वैसे इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और कुछ अदर स्पेसिफिक टॉपिक भी हम देखेंगे। तो मेरे पुराने वीडियोस आपके सारे YouTube पे मैंने फ्री का कमिटमेंट किया था, प्रॉमिस भी किया था, वो आपके लिए अवेलेबल है। करीब करीब 20 वीडियोस मैंने बैंकिंग अवेयरनेस पे डाल दिए हैं। जो भी व्यक्ति बैंकिंग की तैयारी कर रहा है वो उसको देख सकता है और आप जो हैं आप खुद भी वहां पर जाकर दूसरों को देख सकते हैं और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं, तो जरूर करिएगा। बाकी ये सारा जो है आपके एप्लीकेशन में तो अवेलेबल रहेगा ही रहेगा। इसका मैंने कमिटमेंट किया था क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आपके 40 नंबर के क्वेश्चन में 10 से 12 नंबर का आता है और मैंने सोचा था कि 10 से 12 नंबर का मैं यूट्यूब पे भी आपके लिए फ्रीली अवेलेबल करवा दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास मनी मार्केट की। और मनी मार्केट में देखिएगा क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो मनी मार्केट के बारे में जान लीजिए। जैसा मैंने बोला था कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म का होता है, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है। शॉर्ट टर्म मार्केट का मतलब ये कि 1 साल से कम के लिए यहां पर कैपिटल रेज की जाती है। कल भी मैंने आपको बताया था कि कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि वहां से हमें कैपिटल मिले, वहां से हमें बिजनेस के लिए कैपिटल मिले। और मनी मार्केट का क्या मतलब होता है? मनी मार्केट का मतलब भी यही है कि वहां से हमें पैसा मिले। कैपिटल का मतलब बस ये होता है कि इससे बिजनेस में आपको हिस्सेदारी मिल जाती है, यानी पूंजी मिल जाती है। मनी मार्केट का क्या मीनिंग है? मनी मार्केट का मतलब ये कि बाजार में आपको अपना बिजनेस रन करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस चलाने के लिए या कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आपको बाजार से पैसा मिल जाता है। तो इस तरीके से यहां पर मिलता है। जैसा हमने देखा था कि कैपिटल मार्केट से हमें पूंजी मिलती है, उसके बदले में हम कस्टमर को या उस व्यक्ति को जिससे हम कैपिटल ले रहे हैं उसको हम क्या देते हैं? उसको हम जो है सिक्योरिटीज इशू करते हैं। कुछ भी शेयर्स वगैरह दे देते हैं, सिक्योरिटी दे देते हैं, बॉन्ड दे देते हैं। बॉन्ड पे उसको क्या मिलेगा? परसेंटेज की रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। शेयर पे उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं, मनी ले रहे हैं, तो उसके बदले में उसको कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर हमने मान लीजिए किसी से पैसा लिया तो उसके बदले में हम उसको क्या देंगे? अगर पैसे के बदले में पैसा लेंगे तो फिर लेन देन का क्या मतलब है? आपके पास अगर पैसा है देने के लिए तो आप दूसरों से क्यों लेंगे? तो हम क्या करेंगे? मनी मार्केट में जो भी हम पैसा लेंगे उसके बदले में हम ब्याज देंगे, उसको इंटरेस्ट देंगे उसको, और ये अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग रेट्स पे चलता है। तो कैपिटल मार्केट के जैसे ही मनी मार्केट है, वहां पर भी हम जो है पैसा लेते हैं, लेकिन वो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज के लिए होता है। उसके बदले में हम उनको ब्याज देते हैं। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे अलग अलग दर से ब्याज होता है और ये होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का मतलब मैंने कल ही बताया था आपको कि 1 ईयर से लेस टाइम के लिए अगर आप कोई भी सिक्योरिटीज मार्केट में इशू करते हैं तो वो मनी मार्केट के संदर्भ में आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर क्या लेके आया हूं मैं, आप देख लीजिए। यहां पर लिखा है मैंने, मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। ठीक है, कम समय के लिए। यूजुअली मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द सिक्योरिटीज इज 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल या उससे कम का ही यहां पर होता है। कौन कौन है प्लेयर का मतलब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन सी पार्टीज यहां पर इन्वॉल्व होती हैं? तो उसमें एक तो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ध्यान रखिएगा इसमें होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज, LIC एक बड़ा मेजर प्लेयर है यहां पर। आपको पता होगा LIC के पास में हमेशा से फंड का सरप्लस रहता है, तो वो फंड का सरप्लस क्या करता है? अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है। उसमें से मनी मार्केट भी उसके लिए एक माध्यम है जिसके द्वारा अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके उससे वो रिटर्न प्राप्त करता है। नहीं तो आप सोचिए, आपने पॉलिसी करा ली, उसके बदले में LIC आपको ज्यादा पैसा देता है, तो ज्यादा पैसा कैसे देगा? अगर LIC आपके पैसे को सिर्फ अपने पास रखेगा, उसको कहीं पर इंटरेस्ट पर नहीं देगा, इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो फिर आपको रिटर्न कैसे दे पाएगा? तो LIC भी क्या करती है? कई सारी कंपनियों में कैपिटल भी इन्फ्यूज करती है, साथ ही साथ मनी मार्केट में भी वो इन्वेस्टमेंट करती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, यानी मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? इंस्ट्रूमेंट का हम हिंदी वर्ड अगर ले तो लिखत होता है उसका, हालांकि बहुत ज्यादा हिंदी है, ये एकदम हिंदी है लिखत, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट का हिंदी अर्थ यही होता है। और कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मैंने बताए थे? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो सारे बताए थे। यहां पर कौन कौन से हैं? तो यहां पर देखिए 3 तो मैंने ये दिए आपको, 1, 2 और 3, और 3 और आगे हैं, ये मेन है यहां पर। देखिए ये है कॉल मनी।
कॉल मनी का मतलब होता है इट रेफर्स टू द बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स फॉर वन डे, यानी अगर एक दिन के लिए उधार चाहिए तो आप कॉल मनी की डिमांड करते हैं, किसी से भी आप कॉल मनी की डिमांड करें दैट मींस यू वांट टू बोरो दैट मनी फॉर वन डे ओनली, एक दिन के लिए अगर आप लेंगे तो उसको कॉल मनी कहा जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे 2 से 14 दिन के लिए पैसा मिल जाए तो दैट विल बी कॉल्ड नोटिस मनी, एंड फॉर अबव 14 डेज इट विल बी कॉल्ड टर्म मनी। तो देखिए इनमें अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है और वो इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट करती है, यानी मार्केट में डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है। अगर ज्यादा प्लेयर मार्केट में मनी इन्फ्यूज करने वाले हैं और लेने वाले कम है तो ऑब्वियस ही है कि रेट इंटरेस्ट की जो है वो कम रहेगी। लेकिन अगर ज्यादा लोग मार्केट में लेने वाले हैं, पैसा चाहिए उनको और देने वाले बहुत कम है, तो जो देने वाले हैं वो अच्छी सिचुएशन में होंगे, अच्छी कंडीशन में होंगे और वो चाहेंगे कि जब लेने वाले इतने हैं तो मेरा पैसा ज्यादा रेट पे दूंगा, जो व्यक्ति ज्यादा रेट बोलेगा उसको मैं पैसा दे दूंगा। तो ये कॉल मनी, नोटिस मनी और आपका क्या है, टर्म मनी, ये 3 तरह की मनी है जिसके थ्रू मार्केट में लोग एक दूसरे से पैसा लेते हैं। जिसके पास सरप्लस फंड होता है वो पैसा देता है, जिसको रिक्वायरमेंट होती है वो पैसा लेता है। इनको हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मार्केट, मनी मार्केट बोलते हैं। इसके अलावा देखिए 3 इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है, इनके ऊपर क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो ये आप चौथा मार्क कर लीजिएगा। 3 और बता रहा हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बारे में जो चीजें पूछी जाती है मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिख दी है। सबसे पहले तो पूछा गया है कि कितने तरह के टी बिल होते हैं, इनको टी बिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी बिल। टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल। तो ये टी बिल 3 तरह के होते हैं, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। याद रखना बहुत आसान है, 92 का डबल और उसका भी डबल, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। तो 3 तरह के टी बिल होते हैं, यानी अलग अलग टाइम के लिए होते हैं। कोई टी बिल 91 डेज के लिए होता है, कोई 364 डेज के लिए होता है, कोई 180 डेज के लिए होता है। और कौन इशू करता है इनको? तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है, ये थोड़ा ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए जाते हैं, यानी भारत सरकार इन ट्रेजरी बिल को इशू करती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर मिनिमम 25,000 का एक टी बिल इशू हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है? मल्टीपल ऑफ 25,000। मल्टीपल ऑफ 25,000 का मतलब आप समझते होंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरीके से मल्टीपल करते जाएंगे। 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरह के टी बिल आपको इशू किए जा सकते हैं। अब कैसे होंगे? देखिए ये क्या करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है आरबीआई। आरबीआई मार्केट में टी बिल इशू करता है और टी बिल इशू करता है तो इन टी बिल के बदले में आरबीआई को, मान लीजिए AXYZ कोई है, जो बैंक भी हो सकते हैं, कोई और अदर पर्सन भी हो सकते हैं, तो इन्होंने इनको टी बिल दिया, तो ये क्या करेंगे? इसके बदले में इनको पैसा देंगे, है ना। ये टी बिल मान लीजिए 5 लाख का था, तो 5 लाख रुपए जो है इन्होंने टी बिल दिया 5 लाख का, और ये 5 लाख रुपए का पेमेंट किसको कर देंगे? ये आरबीआई को कर देंगे। अब आरबीआई इनको क्या देगा? क्योंकि इनका तो 5 लाख रुपया चला गया और इनके बदले में इनको टी बिल मिले, तो ये टी बिल भी क्या होते हैं? एक तरीके का कागज का टुकड़ा ही होते हैं, जिसपे ये लिखा रहता है कि भारत सरकार आपको इतने समय के लिए इतना प्रतिशत ब्याज इस अमाउंट पर देने का वादा करती है। तो टी बिल जब इनको मिलेंगे तो ये अपने पास एज ए सिक्योरिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज XYZ अपने पास रखेंगे और जब ये अवधि पूरी हो जाएगी, चाहे 91, चाहे 182, चाहे 364 डेज, तो जब भी अवधि पूरी हो जाएगी उस पीरियड को पूरा होने के बाद में इनको इंटरेस्ट मिल जाएगा और अपना अमाउंट भी वापस मिल जाएगा, यानी 5 लाख प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा और वापस ये टी बिल किसके पास चले जाएंगे? यहां पर चले जाएंगे, वो मैच्योरिटी खत्म हो गए, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सरकार को पैसा देता है उसके बदले में उसको टी बिल के माध्यम से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और देखिए एक चीज और बता दूं, ये टी बिल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टी बिल जो है ये बैंकों के पास में एक सिक्योरिटी है, यानी इस सिक्योरिटी को बैंक दूसरों को भी दे सकते हैं, या मैं ये कहूं कि अगर बैंकों को पैसे की जरूरत है तो टी बिल के माध्यम से वो भी पैसा ले सकते हैं। चूंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसलिए हर जगह एक्सेप्टेबल है, इसमें कोई लॉस नहीं है कि डूब जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, यहां पर यह चिंता भी इनको बिल्कुल भी नहीं है। तो टी बिल के बारे में समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, टी बिल 3 तरीके के होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको इशू करती है। 2 क्वेश्चन तो आप याद रखिएगा ही रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या क्वेश्चन है? कमर्शियल पेपर्स। अब ये भी एक तरीके का सिक्योरिटी या इंस्ट्रूमेंट है जो मनी मार्केट में ट्रेड होता है, कमर्शियल पेपर्स। कमर्शियल पेपर में सबसे पहले याद रखिए कौन इशू करता है? तो कंपनीज इशू करती है। जैसे सरकार को पैसे की जरूरत है तो सरकार क्या करती है? टी बिल इशू करती है, उसको उसमें पैसा मिलता है और उस पैसे के बदले में सरकार ब्याज देती है, बस ये आरबीआई के थ्रू होता है। उसी तरीके से कंपनी को पैसे की जरूरत है शॉर्ट टर्म के लिए, तो कंपनी भी अपने
माध्यम से कमर्शियल पेपर को जारी करती है। उस पेपर में सारी टर्म्स कंडीशन होती है। उस पेपर को जो खरीदता है वो पैसा देता है कंपनी को, और कंपनी उसके बदले में उसको इंटरेस्ट देती है। अब आप सोचेंगे सर ऐसे तो कोई भी कंपनी जो है अपना कमर्शियल पेपर इशू करे, मार्केट से पैसा ले ले और फ्रॉड करके भाग जाए। तो आप देखिएगा कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं। वही कंपनी कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है जिसकी क्रेडिट अच्छी हो, साख अच्छी हो, मार्केट में उसकी वैल्यू हो, और इसके लिए कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं। तो वही कंपनी आपका ट्रेजरी कमर्शियल बिल इशू कर सकती है। 7 दिन से लगाकर 1 साल तक के कमर्शियल पेपर इशू किए जा सकते हैं। हो सकता है 3 महीने के हो, 6 महीने के हो, 8 महीने के हो, 9 महीने के हो, और मिनिमम 5 लाख का एक कमर्शियल पेपर होगा और बाद में 5 लाख के मल्टीपल में होगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इस तरीके से कमर्शियल पेपर हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनीज इशू करती हैं, मिनिमम डेज आपको मैंने बता दिए और कितने मल्टीपल में बता दिए। बस आप ध्यान रखिएगा कमर्शियल पेपर कंपनियों के द्वारा तब जारी किए जाते हैं जब उनको शॉर्ट टर्म फंड की जरूरत होती है। अगर उनको लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत है तो फिर वो मनी मार्केट में क्यों आएंगे? 1 साल से ज्यादा के लिए उनको फंड चाहिए, तो 1 साल से ज्यादा के लिए मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया है कि उसके लिए कैपिटल मार्केट है, और कैपिटल मार्केट में अपने शेयर, डिबेंचर्स बेचकर वो पैसा तो लॉन्ग टर्म के लिए ले ही सकते हैं। इसके बाद में आपका 6 नंबर पर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंक जारी करते हैं। जैसे कंपनियों को पैसे की जरूरत पड़ती है वैसे ही बैंकों को भी तो पैसे की जरूरत पड़ सकती है, वो भी आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी कर सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि एफडी से अलग है। एफडी में फिक्स डिपॉजिट होता है और ये है सीडी है। ये सीडी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। एफडी में क्या होगा, आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बैंक में एक मुश्त पैसा जमा करा देते हैं, उससे बैंकों को पैसा मिल जाता है, और आपने मान लीजिए 8% पर एफडी कराई तो बैंक उसको 10%, 11%, 12% पर आगे पैसा देगा, वो मार्जिन अपने पास रख लेगा। सर्टिफिकेट डिपॉजिट भी उसी तरीके का है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस होती है, जबकि एफडी के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है। एफडी के लिए बैंक अपने स्तर पर कुछ भी रेट रख सकता है, कुछ भी जो है टाइम रख सकता है, कई सारी पॉलिसीज उसमें रख सकता है कि प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऑटो रिन्यूअल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। कई बार आपने देखा होगा 555 दिन की एफडी, 666 डेज की एफडी ऐसी भी हो सकती है। लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में ये चीजें फिक्स होती हैं। क्या फिक्स होती हैं? एक तो ये है कि बैंक के द्वारा जारी होते हैं, ये तो ठीक है। 7 दिन से 1 साल का कितने भी दिन का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो सकता है, लेकिन ये मिनिमम 1 लाख का ही होगा और 1 लाख के मल्टीपल में ही होगा। अब आप एफडी अगर कराना चाहें 25,000 की तो भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है लाख रुपए से कम का नहीं हो सकता है। तो ये जो है बैंक बल्क में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, मान लीजिए 50 लाख का बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मार्केट में इशू कर दिया, मनी मार्केट में, और किसी भी मनी मार्केट के प्लेयर ने, मान लीजिए एलआईसी ने उस 50 लाख के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीद लिया, तो एलआईसी से वो 50 लाख रुपए बैंक को मिल जाएंगे, और एलआईसी को उसके बदले में क्या मिलेगा? मान लीजिए वो सर्टिफिकेट 6 महीने का था, तो 6 महीने के बाद में 50 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट एलआईसी को मिल जाएगा। इसी तरीके से मनी मार्केट में ये पार्टीज आपस में ट्रेड करती हैं। तो आपको अब क्लियर हुआ होगा एकदम कि मनी मार्केट में बहुत सारे बैंक इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं। ये आपस में अपना जो है जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसे दिए जाते हैं, जिसको नहीं जरूरत है, जिसके पास सरप्लस है, उससे पैसे लिए जाते हैं। इस तरीके से ट्रेड होता रहता है। और कौन कौन से माध्यम से ट्रेड होता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से ट्रेड होता है, मैंने सारे आपको बता दिए। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारे आ सकते हैं। क्वेश्चन एक होलिस्टिक वे में भी बन सकता है। कैसे? कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट, इनमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मैंने 5-6 जो बताया उसमें से ऑप्शन आ जाएंगे और बाकी को वो देगा नहीं, तो वहां पर आप समझ सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। मैंने बताया था कोर बैंकिंग मैंने आपको पढ़ा दी है, फिर भी कुछ कुछ जो टॉपिक हैं वो मैं आपको लेके आने वाला हूं, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन में पढ़ाता था तो ऑफलाइन में 15 क्लासेस, 10 से 15, 10 तो नहीं कहूंगा लेकिन 15 क्लासेस में मैं या 16 क्लासेस में मैं बैंकिंग को खत्म कर देता था। अभी मैंने 20 से 22 क्लासेस तो रिकॉर्ड करा दी हैं और 3-4 क्लासेस, 5 क्लासेस और मैं लेके आऊंगा। तो मैंने वहां जो ऑफलाइन में पढ़ाता हूं उससे ज्यादा ही पढ़ाया है। इवन ऑफलाइन में तो ये चीजें मुझे बोल बोल के लिखवानी पड़ती थी। अब देखिए एक साथ लिखा हुआ है यहाँ पे, स्विफ्ट का नाम भी मुझे बोल के लिखवाने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी एजुकेशन एट योर डोर स्टेप आपके मोबाइल में, वो भी ऑफलाइन से ज्यादा अच्छी और ऑफलाइन से कम कॉस्ट में आपको मिल रही है। तो
ऐप को जो ऐप में जितने भी जो चीजें हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, दूसरे लोगों को भी बताइए कि आप यहां से जो है इन कोर्सेज का घर बैठे फायदा उठा सकते हैं, घर बैठे कोर्सेज को आप ले सकते हैं। चलिए, स्विफ्ट का क्या मतलब है? ये स्विफ्ट वो मत समझिएगा आप जो मार्केट में चलती है, जो आपने सपना देखा है कि हम भी जो है स्विफ्ट खरीदेंगे। अगर आपको स्विफ्ट ही खरीदना है तो उससे अच्छी तो आप हुंडई भी खरीद सकते हैं, दूसरी गाड़ियां भी अच्छी आती है, लेकिन ये स्विफ्ट वो नहीं है। ये स्विफ्ट क्या है? ये स्विफ्ट है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब आप सोचेंगे सर इतना बड़ा नाम हमें कैसे याद रहेगा? तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, 2-4 बार पढ़िए और इसको मैं समझा दूंगा तो इजीली याद हो जाएगा। सोसाइटी है ये, किसके लिए सोसाइटी है? वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व में, इंटरबैंक यानी बैंकों के मध्य, टेलीकम्युनिकेशन फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन के लिए एक संस्था है। अब आप समझेंगे क्या फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन? देखिए, अगर भारत से अमेरिका में पैसा भेजना है तो यहां से अमेरिका पैसा जहाज में लाद कर तो लेके जाएंगे नहीं। जैसे आपको यूपी पैसा भेजना है, मध्य प्रदेश पैसा भेजना है, तो आप कैसे भेजते हैं? इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू भी कैसे करते हैं आप अपने बैंक जाते हैं, मान लीजिए आप ए हैं और आपका खाता है पीएनबी में, आप पीएनबी में जाते हैं और आपको पैसा भेजना है एसबीआई में, वहां आपका भाई बी है, तो आप पीएनबी को बोलते हैं और पीएनबी एसबीआई को मैसेज भेजता है, और मैसेज वो किसके थ्रू जाता है? वो मैसेज आरबीआई के थ्रू जाता है। मेरा पुराना वीडियो देखिएगा आरटीजीएस का, मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें मैसेज आरबीआई के थ्रू जाता है कि भाई एसबीआई आप इस बी के खाते में पैसा डाल दो, आप जो इस बी के खाते में पैसा डालोगे वो हम आपको पीएनबी से लाके दे देंगे। तो ये मैसेजिंग के थ्रू काम होता है। अब आप सोचेंगे सर टेलीफोन के थ्रू काम होता है क्या? नहीं, टेलीफोन के थ्रू काम होगा तो पता है राजस्थान में कितने टेप हुए फोन, सारा गड़बड़ हो जाएगा, या फिर कुछ और के थ्रू होगा, इंटरनेट भी हैक हो जाएगा। तो इसीलिए इसी मैसेजिंग को सिक्योर्ड वे में ट्रांसमिट करने के लिए यह सोसाइटी बनी हुई है, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में इंटरबैंक बैंकों के बीच में जो फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन होता है, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जो मैसेजिंग होती है उसको सिक्योर्ड वे में भेजने का काम यह स्विफ्ट करती है। स्विफ्ट एक सोसाइटी है, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अ नेटवर्क, ये नेटवर्क प्रोवाइड करती है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन इन सिक्योर्ड, रिलायबल एंड स्टैंडर्डाइज्ड मैनर, यानी कोई दूसरा उसको हैक नहीं कर पाए, कोई दूसरा उसको देख ना पाए, तो रिलायबल, सिक्योर और एक पर्टिकुलर वे में ये मैसेजिंग भेजने का काम करते हैं। हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में, और चेयरमैन इसके यावर्षा हैं। अब देखिए एग्जाम से रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसका फुल फॉर्म नहीं भी पूछा जाता है तो इसमें ये पूछा जाता है कि डब्ल्यू का क्या है, एफ का क्या है, टी का क्या है, ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है। तीसरा ऐसा पूछा जाता है कि आपको विदेशों से किसी दूसरे देश में या विदेशों से भारत में या भारत से विदेशों में पैसा भेजना है तो किस कोड की आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि ये सोसाइटी ये काम करती है, इसीलिए सोसाइटी के द्वारा कोड जनरेट किया जाता है बैंकों के लिए, और वो कोड को ही हम क्या बोलते हैं? स्विफ्ट कोड। ध्यान रखिएगा, सोसाइटी स्विफ्ट है और स्विफ्ट के द्वारा ये सारे बैंकों की ब्रांचेस को जो विदेशी मुद्रा में लेन देन करते हैं उनको एक पर्टिकुलर कोड दिया जाता है, और वो पर्टिकुलर कोड ही चूंकि स्विफ्ट सोसाइटी इशू करती है इसलिए उसका नाम ही क्या हो गया है? स्विफ्ट कोड हो गया है। तो देखिए स्विफ्ट कोड के बारे में मैं लेकर आया हूं। स्विफ्ट कोड को हम एक और नाम से जानते हैं, BIC। BIC का क्या मतलब है? बैंक्स आइडेंटिफायर कोड, यानी ये बैंक को आइडेंटिफाई करता है। 8 डिजिट का भी हो सकता है और 11 डिजिट का भी हो सकता है। कैसे 11 डिजिट का? देखिए 2 कोड शुरू के होते हैं बैंक के, 2 कोड शुरू के होते हैं कंट्री के, और 2 कोड होते हैं लोकेशन के। तो आप देखिए कितने कोड हो गए आपके? 2, 6 और आपका नहीं, ये 4 कोड होते हैं लोकेशन के। तो कितने कोड हो गए? देखिए 2, 4 और 4, 8। अगर ये 8 कोड हैं और अगर 3 कोड ये भी मिला लिए जाए ब्रांच के तो 11 कोड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई कोड केवल 8 डिजिट का है, इसका मतलब उस बैंक का प्राइम लोकेशन या प्राइम कॉन्टेक्ट एक ही है, यानी एक ही ब्रांच उसकी ऑथोराइज है। अगर फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए, विदेशी मुद्रा में लेन देन करने के लिए ज्यादा ब्रांचेस ऑथोराइज हैं तो फिर उसके लिए हर ब्रांच का 3 डिजिट और जोड़ना पड़ेगा, उस ब्रांच का भी कोड जो है वहां पर जुड़ा हुआ रहेगा। अब विदेशी मुद्रा की बात आप सोच रहे होंगे कहां से आ गई सर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूएसए से आपके पास पैसा आएगा इंडिया में तो रुपए में तो नहीं आएगा ना, यूएसए में तो रुपया चलता नहीं है। तो यूएसए से जब डॉलर में आएगा तो ये बैंक की ब्रांचेस जो हैं, जिन इंडिया में जिन बैंक की जो ब्रांचेस ऑथोराइज हैं वो इस डॉलर को कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रुपए डालेगी। नहीं तो आपके अकाउंट का स्टेटमेंट ऐसा आएगा फिर कि 1000 रुपए आपने जमा कराए
और $4 आपने निकाल लिए, ऐसे तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको क्या। और डॉलर का रेट भी तो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए आपकी पासबुक में भले डॉलर में पैसा आए लेकिन वो कन्वर्ट करके बैंक रुपए में दे देते हैं आपको। तो ठीक है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने बताती है, कुछ भी खास नहीं है। स्विफ्ट सोसाइटी याद रखिए, कितने डिजिट का कोड है, स्विफ्ट कोड याद रखिए। और इंटरव्यू के लिए ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू के लिए समझिएगा ये लाइन आपको रटना है। और अगर किसी का इंटरव्यू है तो ध्यान रखिएगा, उसको जरूर रिकमेंड करिए कि ये 20 से 25 क्लासेस जरूर देख के जाए इंटरव्यू में, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वहां पर। और बहुत ही अच्छे मैनर में, स्टैंडर्डाइज मैनर में आप आंसर दे पाएंगे, आपका इंटरव्यू भी सक्सेसफुल जाएगा वहां पर। आई होप कि जो लोग देख रहे हैं उनका भी इंटरव्यू आए। अब देखिए यहां पर एक टॉपिक और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, विदेशों से निवेश किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में। तो आपने कई बार सुना होगा कि एफडीआई हमारे पास में आता है, एफडीआई। तो एफडीआई के बारे में भी जानेंगे, एफपीआई के बारे में भी जानेंगे, एफआईआई के बारे में भी जानेंगे और क्यूएफआई के बारे में भी जानेंगे। इन सब के बारे में जानेंगे और डिफरेंस भी देखेंगे और चीजें भी समझेंगे और करंट से लिंक भी करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि विदेशी निवेश जो भारत में आता है, वो विदेशी निवेश भारत में, विदेशी निवेश का मतलब होता है कि विदेशी लोग भारत में हमारे यहां पर पैसा इन्वेस्ट करें। वो पैसा हो सकता है कि वो नई कंपनी खड़ी करने में लगाएं, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कोई कंपनी हो उसमें शेयर खरीदें, और ये भी हो सकता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी जो मार्केट में लिस्टेड हो, बीएसई एनएसई मैंने कल पढ़ाया था आपको, वहां ही डायरेक्ट शेयर खरीद दे, यहां कोई डील ही ना करे। मतलब जैसे अभी जियो के साथ में फेसबुक ने डील की है, तो जियो के जो शेयर फेसबुक ने खरीदे हैं वो मुकेश अंबानी से सीधे परचेस कर लिए हैं, शेयर मार्केट के थ्रू नहीं किए हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है कि जियो के शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और कई सारी पब्लिक के पास में वो शेयर हैं। अब पब्लिक के पास में जो शेयर है तो पब्लिक तो इसलिए खरीदती है कि प्रॉफिट होने पर बेच देगी। तो मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी उनको अच्छा ऑफर देती है तो पब्लिक वो सारे शेयर बेच सकती है। तो हो सकता है कि कोई कंपनी शेयर मार्केट के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करे, हो सकता है कोई कंपनी सीधा कंपनी से डील कर ले, और यह भी हो सकता है कि कोई कंपनी पूरा का पूरा कंपनी ही भारत में खड़ा कर दे। जैसे भारत में होलसेल के सेक्टर में, होलसेल के सेक्टर में भारत में क्या है, लिमिट है कि 100% निवेश बाहर से हो सकता है सिंगल ब्रांड में। यानी जैसे नाइकी का शोरूम भारत में खुलना है, एडिडास का शोरूम भारत में खुलना है, तो किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपना शोरूम लाइए, कंपनी बनाइए, जगह देखिए, एस्टेब्लिश करिए और बिजनेस करिए। ठीक है, तो इस तरीके से विदेशी निवेश भारत में आता है अलग अलग माध्यम के से। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को हम बोलते हैं एफडीआई और एक को बोलते हैं हम एफआईआई। एफआईआई का अब नाम एफपीआई हो गया है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपके एब्रीविएशन वाले सेक्टर में आ सकता है कि इसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये आपका जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। अब इस एफपीआई में भी दो कैटेगरीज हैं, एक को हम बोलते हैं एफआईआई और एक को बोलते हैं क्यूएफआई। जो क्यूएफआई है और एफआईआई है, इसका पूरा नाम भी यहां पर लिख लेता हूं, आप आराम से लिख लीजिएगा, फिर इनमें मैं डिफरेंस भी बता दूंगा। इसको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये होता है आपका एफआईआई। और क्यूएफआई क्या होता है, क्यूएफआई होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर लिखिएगा, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। तो ये क्या है और ये क्या है, दोनों का मैं फर्क बता देता हूं अभी आपको। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये दो तरीके से होता है। अब पहले एफडीआई के बारे में जान लेते हैं, फिर एफपीआई के बारे में और एफआईआई के बारे में जानेंगे। तो देखिए एफडीआई के बारे में क्या है, एफडीआई के बारे में यहां लिखा हुआ है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बोलते हैं। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन वन कंट्री इनटू अ कंपनी और एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। यानी किसी कंपनी में कोई, किसी देश में स्थित कोई कंपनी या एंटिटी के द्वारा दूसरे देश में स्थित कोई कंपनी या एंटिटी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए यहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफआईआई और एफडीआई में कई सारा जो है यहां पर डाउट था पहले, और इसी के लिए सरकार ने कमेटी बनाई थी जिसका नाम था अरविंद मायाराम कमेटी। तो उन्होंने ये बोला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है 10% का और ज्यादा का एक लिस्टेड कंपनी में होता है तो वो उसको हम बोलेंगे एफडीआई।
ये अरविंद मायाराम कमेटी ने बोला। यानी कि एक साल में किसी कंपनी में अगर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एफडीआई बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ये मायाराम, अरविंद मायाराम कमेटी गठित की गई थी, उसकी सिफारिश थी ये। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एन अनलिस्टेड कंपनी, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्ट ही नहीं हुई है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेशोल्ड लिमिट मे बी ट्रीटेड एज एफडीआई। यानी अगर उसमें तो 5% का इन्वेस्टमेंट भी अगर आएगा तो 5% का इन्वेस्टमेंट भी क्या कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा, अगर वो कंपनी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है तो। लिस्ट होने का मतलब है कि कंपनी ने कोई आईपीओ नहीं निकाला, शेयर मार्केट में बेचे नहीं, 100% स्वामित्व जो है किसी व्यक्ति के पास ही है, शेयर मार्केट में नहीं आया है। तो लिस्टेड कंपनी है तो एक साल में 10% की लिमिट है, और अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो एक साल में 5% की लिमिट है। ये हो गया आपका एफडीआई। अगर लिस्टेड कंपनी में 10% का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो लिस्टेड कंपनी में जो 10% का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, 5 का हुआ, 4 का हुआ, तो फिर उसको हम एफआईआई ट्रीट करेंगे। एक डिफरेंस तो ये है इनमें और भी डिफरेंस है, जानिए क्या है। यहां पर देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये मैंने बता दिया आपको, इसमें 2 कैटेगरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बात करते हैं, देखिए ये डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर, ये दोनों ही इसके नाम है। तो इसको एफपीआई बोल सकते हैं, और एफपीआई में आपका 2 कैटेगरी मैंने बता दी, और यहां तो एफडीआई है ही। एफडीआई में क्या है देखिए, when an organization of one nation makes an investment in organization of another country is known as FDI। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी में अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको FDI बोलते हैं। लेकिन when an organization of an country makes an investment in stock market और अनदर कंट्री इज नॉन एज एफआईआई, यानी कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको एफडीआई बोल रहे हैं, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट से ही शेयर खरीद रहा है तो फिर उसको एफआईआई बोलते हैं। एक डिफरेंस ये भी है इसमें, जैसे जियो में अभी जो कई सारी कंपनियों ने शेयर खरीदे हैं वो स्टॉक मार्केट से नहीं खरीदे तो वो एफडीआई कहलाएगा। वैसे भी जियो का कई सारा पोर्शन बेच दिया है मुकेश अंबानी ने, यानी 10% से ज्यादा हो गया है, इसलिए वैसे भी वो क्या कहलाएगा, एफडीआई कहलाएगा। एफडीआई ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल लेकर आते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, एफआईआई ब्रिंग्स लॉन्ग टर्म कैपिटल एज वेल एज शॉर्ट टर्म कैपिटल, यानी लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, ज्यादातर केसेस में शॉर्ट होती है। क्यों शॉर्ट होती है, जब शेयर मार्केट गिर जाते हैं, कम रेट होती है, तो एफआईआई वाले शेयर मार्केट से शेयर खरीद लेते हैं, बाहर की कंपनी आके पैसा खरीद लेती है, शेयर खरीद लेती है, और जब भाव बढ़ जाते हैं तो वो चले जाते हैं छोड़ के। अब जैसे भारत की कंडीशन अभी कोविड-19 के कारण बहुत गड़बड़ है, तो ज्यादातर एफआईआई भारत से बाहर चला गया। उनको लगा कि आगे मार्केट अच्छा नहीं होगा, हमारे शेयर की जो अभी कीमत आ रही है बाद में ना आई, तो उन्होंने अभी ही सारे शेयर को बेच के निकल लिए हैं। तो एफआईआई मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए आता है, लेकिन कभी कभी अगर मार्केट चढ़ता जा रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रुक सकता है। लेकिन एफडीआई जो आता है, अब एफडीआई क्या है, जियो और फेसबुक का टाइप हुआ मान लीजिए, अब इन्होंने जो टाइप किया है लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटजी मेंटेन करने के लिए किया है। तो ऐसा नहीं कि भाई 6 महीने में फेसबुक जो है जियो से पैसा निकाल लेगी, क्योंकि वो एफडीआई जो है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए है। दूसरा, एंट्री एंड एग्जिट इज डिफिकल्ट, और यहां पर एंट्री एंड एग्जिट इज इजी। आपको इजी क्यों है, क्योंकि आपने शेयर मार्केट में जब पैसा था, कम रेट थी, आपने खरीद लिए, जब ज्यादा रेट हुई बेच दिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसमें तो कहीं किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक बार आप एफडीआई में टाइप कर लेते हैं, जियो फेसबुक का टाइप कर लिया, तो आप जो है एक जॉइंट कंपनी के ऑनर हो गए। तो भारत में जितने भी लॉ लगेंगे कंपनी को लिक्विडेट करने के लिए, मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पर्यावरण के लिए, जितने भी लॉ लगेंगे वो लॉ आपको पूरा करने पड़ेंगे। आप एकदम एग्जिट करके ऐसे जा नहीं सकते। तो एंट्री एग्जिट दोनों डिफिकल्ट होते हैं। एफडीआई में फंड का ट्रांसफर ही नहीं होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है, रिसोर्सेज, स्ट्रेटजीज, न्यू कॉन्सेप्ट, ये सब ट्रांसफर होते हैं। लेकिन इसमें केवल और केवल किसका ट्रांसफर होता है, फंड का ट्रांसफर होता है। यानी एक देश की कंपनी दूसरे देश में केवल शेयर खरीदती है, पैसा देती है। लेकिन इसमें जैसे अभी आपने सुना होगा कि ये दोनों जो है जियो मार्ट में इन्वेस्ट करेंगे और पेमेंट गेटवे भी लाएंगे। अब फेसबुक के पास में व्हाट्सएप है, जियो के पास में जियो, इतने सारे क्लाइंट हैं, सबको मिला के इतने सारे अप्रोच करेंगे, तो ये पेमेंट गेटवे मार्केट के लिए लेके आएंगे। तो अब टेक्नोलॉजी भी फेसबुक की और जियो की मिल जाएगी, यहां पर रिसोर्सेज मिल जाएंगे, स्ट्रेटजीज मिल जाएगी, नया कॉन्सेप्ट आएगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे हिसाब से तो एफडीआई ही अच्छा हुआ फिर। लेकिन एफडीआई जो है तभी आ सकता है जब आपके देश में पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन अच्छी हो। जैसे पाकिस्तान में उतार चढ़ाव चलता रहता है, आतंकवादी हमला हो जाता है, स्टॉक एक्सचेंज भाई हमला हो गया, बताइए भाई। अब तो ऐसा अगर होगा तो कोई भी व्यक्ति सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, बाकी आएगा नहीं देश में। नहीं तो पता लगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई तो उसका सारा इन्वेस्टमेंट ही डूब सकता है, जैसा हम ट्राई कर रहे हैं आजकल चाइना का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो हुआ है उसको डुबाने के लिए।
अब देखिए, ये तो मैंने इसमें डिफरेंस बता दिया आपको, ये सारी चीजें हो गई। अब एफडीआई में भी एक चीज और बता देता हूं जो स्लाइड में नहीं है। जो एफडीआई आता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है गवर्नमेंट रूट के थ्रू, गवर्नमेंट रूट के थ्रू, और एक होता है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। किसके रूट के थ्रू? ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। ये क्या है? देखिए, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो यहां नियम कम करें, नियम कम करें, इसका मतलब वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आएगा। यानी गवर्नमेंट बोल सकती है कि हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, आप ऑटोमेटिक आए, इन्वेस्टमेंट करें और अपने अपनी प्रोसेस पूरा करें। लेकिन एक जहां पर सरकार चाहती है कि नहीं, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अगर आए तो हमसे पूछ के आए, तो फिर वो गवर्नमेंट रूट के थ्रू आएगा। यानी कोई भी कंपनी गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेगी, फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएगी। और कई सारी बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में सरकार बोलती है कि अगर 40% तक इन्वेस्टमेंट आए तब तो ऑटोमेटिक के थ्रू आ जाए, लेकिन 40 से ज्यादा आए, मान लीजिए 70 तक आए, तो फिर 40 से 70 के बीच में जो भी आंकड़ा हो वो हमसे पूछे। ऐसा भी गवर्नमेंट कर सकती है कि एक ही सेक्टर में दोनों रूट लगा दे। थोड़ा इन्वेस्टमेंट आए तो हमें वरी नहीं है, आप ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आ जाइए। लेकिन अगर उससे ज्यादा, उस लिमिट से ज्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट रूट लेना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगी। इन दोनों रूट के थ्रू आता है। कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका बैंकिंग के लिए ही मैं बता देता हूं। बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% तक जो है सरकारी बैंकों में एफडीआई मंजूर किया गया है। ये ऑटोमेटिक रूट नहीं है, ये गवर्नमेंट रूट ही है। और अगर प्राइवेट बैंकों की बात करें तो प्राइवेट बैंकों में आपका 74% तक इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ये दोनों मैंने बैंक के बारे में बता दिए। इसके अलावा भी अगर दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की लिमिट है तो मैं आपको इस पीडीएफ में डाल दूंगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड करिए, जरूर देखिएगा और घर बैठे अपनी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज दीजिए। एक्स्ट्रा एज देने का मतलब यह है कि जितनी भी एजुकेशन आपको मिल रही है, इनको अच्छे से पढ़िए और रिलीजियसली, डेडिकेटेडली अगर आप इन वीडियोस को फॉलो करेंगे तो मेरा अनुभव यह कहता है कि आपको बैंकिंग में और कुछ पढ़ने की, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको करंट से अपडेट रहना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।